गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रल कैलकुलस में जो डबल इंटीग्रेशन है उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब उसी के आगे डबल इंटीग्रेशन में हम स्टार्ट करेंगे। अगर डबल इंटीग्रेशन को आपको चेंज करना हो पोलर कोऑर्डिनेट में, पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट से हम उस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमें देखना है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए आप सभी को पता है पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं, एक तो आर होता है, एक थीटा होता है। थीटा होगा जहाँ से इसमें उसमें आता है, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम चेंज करते हैं तब तो आता है हमारे पास एक्स डायरेक्शन आती है, मतलब एक्स एक्सिस हो जाती है, वाई एक्सिस हो जाती है, और किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। यहाँ पर हम पोल के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। ध्यान रखना पोल और ओरिजिन कभी भी इक्वल नहीं होते। एक तो पोल होता है और एक होता है ओरिजिन, दोनों इक्वल नहीं होते, अलग अलग भी हो सकते हैं, कभी कभी सेम भी हो सकते हैं। पोल तो क्या होगा, ओरिजिन। ओरिजिन तो वो वैल्यू होती है जहाँ पर x की वैल्यू भी 0 हो और y की वैल्यू 0। वैसे ही पोलर कोऑर्डिनेट में आएगा। अगर पोलर कोऑर्डिनेट में किसी की भी वैल्यू निकालते हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से पॉइंट लिया, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए r और थीटा। कोई भी एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, r और थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, r के इक्वल, और ये एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा। यही कंडीशन आएगी हमारे पास, ये एंगल थीटा बनेगा। ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इस पॉइंट से निकालो, मतलब जिस पॉइंट से हम लेंथ मेजर करते हैं, जिस पॉइंट से हम लेंथ मेजर करेंगे और जहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 होती है वो पॉइंट कौन सा कहलाता है, पोल कहलाता है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू भी 0 है, जहाँ पर r और थीटा दोनों की वैल्यू, r की वैल्यू भी किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल, थीटा की वैल्यू भी 0 हो, और वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका, वो पॉइंट होता है पोल। अगर मान लीजिए यहीं पर होता ओरिजिन, उस कंडीशन में पोल और ओरिजिन दोनों एक हो जाते हैं। पोल यानी ध्रुव हो गया, और ये कौन सा आ गया पॉइंट, ओरिजिन, यानी आपके जहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है, वो पॉइंट कौन सा हो गया, ओरिजिन। अब आपको जो भी इंटीग्रेशन दे रखा है, एग्जाम में पूछेगा, जो भी आपको इंटीग्रेशन दे रखा है उसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज किए, ध्रुवीय निर्देशांकों में, और ध्रुवीय निर्देशांकों में चेंज कर उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन को हम चेंज करेंगे, इंटीग्रेशन ध्रुवीय निर्देशांकों में डबल इंटीग्रेशन इन पोलर, डबल इंटीग्रेशन इन पोलर फॉर्म। आज हम सॉल्यूशन करेंगे डबल इंटीग्रेशन इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मतलब ध्रुवीय निर्देशांकों में द्विसमाकलन, ध्रुवीय निर्देशांकों में द्विसमाकलन, डबल इंटीग्रेशन, द्विसमाकलन। आप तो बस इतना पढ़ो, नॉर्मली क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, जो मैंने पढ़ाया आराम से हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं है ये, ज़्यादा टॉपिक है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लेक्चर में आराम से हो जाएगा। अगर आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ईजीली हो जाएगा, लेकिन खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ये नहीं कि सुबह से हम बुक की दोग मारी और चले गए, वैसे नहीं आते कभी भी। मैथ में आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, मैथ प्रैक्टिस मांगती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जितना आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, उतने ज़्यादा आपके मैथ स्ट्रॉन्ग बनेगी, उतनी ज़्यादा। कई बार हम बोलते हैं सर मैथ में फॉर्मूले नहीं याद होते, ये चीज़ हम क्या करते हैं, निकालते नहीं, वहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, यहाँ से हो गया क्वेश्चन, सोल्व कर लेंगे। एग्ज़ाम में जाते हैं तो वो ऐसे का ऐसे ही हो जाता है, उल्टा कुछ उल्टा हो जाए बाद में, वहाँ पर पता चल जाता है फिर, हाँ ऐसे का ना तो इधर का ऐसे होता है, ना तो इधर का ऐसे होता है, और ही कुछ आवे फिर ये। अब आपको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है, तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपने डबल इंटीग्रेशन में चेंज किया, डबल इंटीग्रेशन लिखा था आपने, फंक्शन दे रखा था fx y, x और y का फंक्शन था, dx दे रखा था, dy दे रखा था, यही था, dx और dy था। dx और dy चूँकि एक स्मॉल पार्ट लेते हैं जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए ये दे रखा है बाउंड्रीज,
कोई भी एक बाउंडेड रीजन दे रखा है, बाउंडेड देता है वहाँ पर भी, तभी तो हम इंटीग्रेशन की लिमिट फाइंड आउट करते हैं। उसमें कोई भी एक स्मॉल पार्ट लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो भी मानते हैं, इसमें कोई भी एक स्मॉल पार्ट ले लिया, इसका एक स्मॉल पार्ट लेंगे, एक छोटा सा अल्पांश जिसको बोलते हैं, अल्पांश एक बहुत ही छोटा पार्ट होता है, जब हम डायग्राम में शो करते हैं तो उसको बड़ा लेके चलते हैं ताकि समझ में। इस प्रकार कोई भी एक पार्ट लेके चलते हैं जिसकी लंबाई, एक तो ब्रीड्थ होती है, एक हाइट होगी, या लेंथ और ब्रीड्थ, जिसकी लेंथ तो हमने किसके इक्वल मान ली, डी एक्स के इक्वल मान ली, और इसकी जो ब्रीड्थ है वो हमने किसके इक्वल मान ली, डी वाई। लंबाई और चौड़ाई हमने किसके इक्वल मान ली, डी एक्स डी वाई के। वहाँ पर ये लेते थे, इंटीग्रेशन की स्ट्रिप लेते हैं, इंटीग्रेशन की स्ट्रिप भी जो लेते हैं पट्टी, वो भी एक बहुत पतली सी होती है, जो शो करते हैं उससे भी ज़्यादा पतली होती है, मतलब इस प्रकार चलती है। जैसे यहाँ पर एक लाइन है, फिर यहाँ से ऐसे इन लाइन को टच करते जाओगे जितनी भी लाइन है तो वहाँ से पूरा एरिया कवर हो जाता है। इसी प्रकार लेते हैं, वो लाइन किसको टच कर रही है, इंटीग्रेशन की स्ट्रिप किसको टच कर रही है, वही कंडीशन होती है। ये लेते हैं, डी एक्स डी वाई का मतलब होता है उस पार्ट का एरिया होता है, स्मॉल पार्ट का एरिया। तो यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट में भी क्या आएगा, स्मॉल पार्ट का एरिया, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। दूसरा कौन सा पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जैसे मान लिए मैंने x और y, तो x में भी चेंजमेंट, x में चेंजमेंट कितना हुआ, यहाँ से x में भी चेंजमेंट होगा, और y इधर आएंगे तो किस में चेंज होगा, x और y दोनों में चेंजमेंट होगा। ये कंडीशन बनेगी अगर यहाँ से देखो ये पार्ट, इसके कोऑर्डिनेट लिखे x y, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालोगे, चेंजमेंट किस में होगा, x में, तो x प्लस डी एक्स और y आएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो x एज इट इज़ है, y में चेंजमेंट y प्लस डी वाई है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो x प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई, मतलब इनके कोऑर्डिनेट ही लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर इस प्रकार हम कोऑर्डिनेट लेके चलें तो इसकी जो लेंथ आएगी वो डी एक्स आएगी, और ब्रीड्थ किसके इक्वल आ जाएगी, डी वाई के इक्वल। ये एरिया होगा स्मॉल पार्ट का, तो वही कंडीशन पोलर कोऑर्डिनेट में आएगी, और पोलर कोऑर्डिनेट में एरिया किसके इक्वल हो जाता है, डी एक्स डी वाई की वैल्यू होती है आर डी थीटा, डी आर डी थीटा, इसके इक्वल होती है। कैसे होती है वो भी देखेंगे। ये ले लिया मैं, यहाँ पर मैंने पोल मान लिया, कहीं पर भी मान लो, आपकी जहाँ मर्जी वहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर मैंने एक पोल ले लिया, ये पॉइंट पोल मान लिया, जहाँ पर आर की वैल्यू भी 0, थीटा की वैल्यू भी 0। अब यहाँ से किसी पॉइंट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया, कोई भी एक एरिया है, बाउंडेड एरिया, इसमें मैंने एक पॉइंट P ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, R और थीटा। दूसरा पॉइंट और लेंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ से ये मान लिया, ये यहाँ से इसका कोई भी एक स्मॉल पार्ट ले लिया, ये ले लिया हमने, जो भी आपको एरिया दे रखा है ना उसमें से कोई भी एक स्मॉल पार्ट लेंगे, जैसे पहले लेते थे ना वही सेम कंडीशन। ये मान लो, ये ले लिया, कैसे भी हो सकता है, इस प्रकार मान लो, थोड़ा सा टेढ़ा मान लो ताकि समझ में आ जाए। ये पार्ट ले लिया स्मॉल पार्ट, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे यहाँ से पहले इस पॉइंट के P है, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए R और थीटा, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ R और थीटा। अब आगे जाओगे तो R में कुछ तो इंक्रीज होगा, तो इस पॉइंट यहाँ पर Q माना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, R प्लस डी आर आ गया। थीटा में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ, थीटा यहाँ पर एज इट इज सेम है थीटा। अब इसके ऊपर जाएंगे तो थीटा में भी चेंजमेंट होगा, इस पॉइंट पर थीटा यहाँ पर मान लिया हमने थीटा, आर में तो कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, और आर की वैल्यू तो एज इट इज आएगी, आर आ गया, थीटा किस में चेंज हो गया, थीटा प्लस डी थीटा में। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट। एक और पॉइंट बच गया, यहाँ पर देखो दोनों में चेंजमेंट हुआ, किस में चेंजमेंट हुआ, थीटा में भी चेंजमेंट होगा और आर में भी चेंजमेंट होगा। आर तो यह आ जाएगा, आर प्लस डी आर आएगा, और थीटा में चेंजमेंट थीटा प्लस डी थीटा आएगा, ये वैल्यू आई, ये कोऑर्डिनेट बनी। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो आपने निकाल ली, क्योंकि ये तो लेंथ है, किसके इक्वल आएगी, इसकी जो लेंथ आएगी वो किसके इक्वल होगी, पी क्यू, ये निकालोगे आर हो गया, ये एस पॉइंट, तो पी क्यू की जो लंबाई होगी वो तो किसके इक्वल आएगी, डी आर के इक्वल। यहाँ से सिर्फ हम एंगल निकाल सकते हैं, ना कि लेंथ निकाल सकते हैं। ये आपके पास लेंथ नहीं है,
मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल है, एंगल कितना बनेगा, डी थीटा बनेगा। ये एंगल है आपके पास, ना कि वो भी इस लाइन से इस लाइन के रेस्पेक्ट में एंगल है। हमें तो एरिया निकालने के लिए आपको इसकी ब्रेड्थ चाहिए, चौड़ाई चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं सभी कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, रेडियस त्रिज्या होगी, एंगल इक्वल, अगर एंगल निकालोगे थीटा इक्वल होता है चाप आर्क अपॉन रेडियस, आपने पढ़ा होगा। एंगल निकालोगे थीटा और एंगल थीटा की वैल्यू होती है आर्क अपॉन रेडियस, जो भी इसका आर्क। यहाँ से थीटा की वैल्यू, एंगल तो कितना हो गया, डी थीटा हो गए, आर्क कौन सा निकालेंगे, यही निकालेंगे, मतलब एक आर्क ही तो बनेगा, इस फॉर्म में चलेंगे। एंगल की फॉर्म में चलोगे तो हमेशा आर्क बनता है, जैसे यहाँ से ऐसे चलोगे आर्क बनेगा। इस आर्क की लंबाई निकालनी कौन सी, ये मान लो, चाहे पी आर मान लो, चाहे क्यू एस, क्योंकि स्मॉल पार्ट है तो दोनों की लेंथ लगभग इक्वल लेके चलते हैं। जैसे जितना स्मॉल पार्ट लोगे, जैसे ये ले लिया, अब दोनों की चाहे डिफरेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा, वही कंडीशन। तो आर्क कौन सा होगा, पी आर, ये आ जाएगा यहाँ पर, आर्क तो आ जाएगा पी आर, मतलब डी थीटा इक्वल आएगा, डी थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, पी आर, कौन, चार बटे आर्क अपॉन रेडियस, और रेडियस क्या आएगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ यही बन रही है, यही तो आर्क है, और रेडियस किसके इक्वल है, आर के इक्वल। मतलब पी आर की जो वैल्यू निकालोगे यहाँ से, पी आर किसके इक्वल आएगा, आर डी थीटा के इक्वल आएगा, ये वैल्यू आएगी। डी आर आ गए, आर डी थीटा, ये लंबाई, इसकी ब्रेड्थ हो गई आर डी थीटा, इसकी लेंथ हो गई किसकी इक्वल, डी आर। अब आप एरिया निकाल सकते हो, एरिया की वैल्यू क्या आएगी, आर डी आर आएगा इंटू डी थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एरिया होता है। मतलब डी एक्स डी वाई किस में चेंज होगा, इसमें चेंज हो जाएगा, आपको ये ध्यान में रहेगा। हमेशा कोई भी ले सकते हो कर्व, ये ज़रूरी नहीं सर्किल हो, कोई भी हो सकता है। जैसे इस फॉर्म में हो गया, आपको किसी भी फॉर्म में निकाले, इसी फॉर्म आप आराम से इजीली निकाल सकते हो, ये आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ से अब हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना हो तो अब मैंने आपको वैल्यू बता दी, क्या करोगे, पोलर कोऑर्डिनेट, ये आप सभी जानते हो, आर एक्स तो किसके इक्वल होता है, आर कोस थीटा, वाई किसके इक्वल होगा, आर साइन थीटा, ये वैल्यू। डी एक्स डी वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया निकाल दिया हमने, आर डी थीटा डी आर, या डी आर डी थीटा। क्योंकि ध्यान रखना इसमें एंगल हमेशा, क्योंकि एंगल कांस्टेंट होता है, इसलिए एंगल को हम सबसे यहाँ से, एंगल को बाद में भी लिख सकते हैं, पहले एंगल को हम, एंगल के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन करते हैं वो हमेशा बाद में करते हैं, पहले आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, क्योंकि एंगल निकालोगे कांस्टेंट आएगा, और सेकंड इंटीग्रेशन की वैल्यू इजी रहता है, और कोई रीज़न नहीं है। आप निकालना चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, इनको चेंज करके भी, लेकिन एंगल का इंटीग्रेशन अगर बाद में करोगे, क्योंकि एंगल लगभग एंगल की वैल्यू आपको कांस्टेंट वैल्यू और पता चल जाती है, इजीली होता है, इसलिए हम पहले आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, उसके बाद थीटा के रेस्पेक्ट। ये वैल्यू एक्स के स्थान पर रखोगे आर कोस थीटा, वाई के स्थान पर आर साइन थीटा, और यहाँ से अगर ये वैल्यू रखोगे तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आर स्क्वायर के इक्वल, ये वैल्यू। ये हम इंटीग्रेशन में पुटअप करेंगे, इंटीग्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, एफ है वो फंक्शन हो जाएगा फिर किसका, आर और थीटा का, और साथ में क्या आएगा, आर डी थीटा डी आर आएगा, ये हमारे पास वैल्यू है। देखते हैं, सोल्व करके देखते हैं क्वेश्चन, तब पता चले। यहाँ से इंटीग्रेशन दे रखा है, ये आपको मैंने बता दिया, यहाँ से चेंज कर सकते हो इजी। क्वेश्चन दे रखा है, एक तो डायरेक्टली दे रखा है एग्जाम्पल, और आया हुआ भी है एग्जाम में, ये दे रखा है इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी है 0 to पाई, फिर दे रखा है इंटीग्रेशन दे रखा है 0 और a इंटू 1 प्लस कोस थीटा दे रखा है, ये वैल्यू। आर क्यूब दे रखा है साइन थीटा, और फिर दे रखा है कोस थीटा, डी आर दे रखा है ब्रैकेट बंद, फिर डी थीटा दे रखा है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, चूँकि अगर हम इंटीग्रेशन दे रखा हो, जैसे इंटीग्रेशन ये दे रखा हो एफ एक्स वाई
डी एक्स डी वाई। पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होता है, y के रेस्पेक्ट, तो इसको हम यही लिखते हैं। पहले जो भी इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पर लिमिट आएगी, इंटीग्रेशन आएगा पहले एफ एक्स वाई, पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट, इंटीग्रेशन कर देते हैं ब्रैकेट, मतलब यहाँ पर आपको सोल्व करके दे रखा एक टर्म, पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, y, इसके बाद हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। पहले इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में, ये वैल्यू आएगी, इसके बाद इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, सोल्व कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। तो आपको एक टर्म सोल्व करके दे रही है, कहीं ये मत कर देना पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, थीटा, क्योंकि ब्रैकेट लगा रखा है इसने, और ब्रैकेट का मतलब यही है पहले इंटीग्रेशन ये करोगे। अगर यही डायरेक्ट दे रखा हो तो पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होता, अगर ब्रैकेट नहीं होता तो पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, आर के, ये ब्रैकेट इसी को शो करता है। कई बार हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में देख लेते हैं, यहाँ से थीटा है, पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में चेप देते हैं, और चेप पे बाद में पता चला एग्जाम हुआ हो ना, हाँ आप लो चेपेड़ो तो उल्टो होगा ना, जैसे को काम बाद में आया, बाद में आल्यो गलत उगो मारो तो यही होगा बाद में। इसलिए क्वेश्चन एक बार जरूर, एक बार नहीं तो 2 बार पढ़ लेना चाहिए, ताकि समझ में आ जाए आपको करना क्या है, लग जाओ हो समझना सबसे पहले ज़रूरी होता है क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन करोगे पहले किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में होगा था साइन थीटा कोस थीटा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन आएगा 0 to पाई, साइन थीटा को बाहर ले सकते हैं, कोस थीटा को भी बाहर रख सकते हैं। इंटीग्रेशन पहले किसका होगा, आर क्यूब का, आर क्यूब का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है, आर की पावर 4/4 आएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to a × 1 प्लस कोस थीटा, यही। फिर इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, यहाँ से वैल्यू आएगी 0 to पाई आएगा, वैल्यू पुटअप करोगे 1/4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया करो, ये नहीं उसको भी लिमिट में लेके लग रहे हो 1/4, अरे जितना सोल हो ना उसको सोल कर लिया करो, कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लिया करो, कांस्टेंट आ रहा है उसको बाहर रखा करो, क्यों माथापच्ची करो मेरे साथ। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, लिमिट पुटअप करोगे क्योंकि आएगा साइन थीटा, यहाँ से क्या आएगा कोस थीटा, वैल्यू पुटअप करोगे आर के स्थान पर a की पावर 4 कांस्टेंट है, मैं बाहर लिख देता हूँ, लिख दी बाहर, लिख दो जो भी बाहर, क्योंकि वैल्यू पुटअप करोगे यहाँ पर r के स्थान पर a × 1 प्लस कोस थीटा है, फिर क्या आएगा इंटू आएगा 1 प्लस कोस थीटा, और इसकी पावर 4 -0 पुटअप करोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके यहाँ तक। अब इंटीग्रेशन करना आपको थीटा की रेस्पेक्ट कर सकते, क्या करोगे, या तो 1 प्लस कोस थीटा को मान लो t, इजी हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा को मानोगे t, तो यहाँ से क्या आएगा कोस थीटा का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा साइन थीटा, इसमें आ रहा है क्या, हो जाएगा, करके देखो। अरे या तो इसकी पावर 4, इसकी पावर 4 ओपन करो, अगर वो नहीं कर रहे तो 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि साइन थीटा भी तो आ रहा है, कर सकते हैं, करके देखो, जितना हो सके करो सोल्व, और जितने भी आविष्कार करने हैं ना आपको यहाँ पर कि क्वेश्चन सोल्व करना मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, वो घर पे क्या करो, एग्जाम के टाइम आविष्कार कम क्या करो, क्योंकि वहाँ पर फिर टाइम नहीं मिलता है, एग्जाम के टाइम देखते हैं यहाँ पर इसको कर सकते हैं, पहले तो करते नहीं, पहले तो सुबह से हम 2 मारे जा, बाद में एग्जाम के टाइम करे ना, यही हाल हुआ है, बाद में वो इन नहीं तो इनने को रहे नहीं इनने को रहे। यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये वैल्यू आएगी, किसको मान के चलेंगे, यहाँ से क्या गो चौंक 1 प्लस कोस थीटा, लेट 1 प्लस कोस थीटा, इसको मैंने मान लिया किसके इक्वल, टी की को, क्योंकि कोस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, डी थीटा आएगा इक्वल आ जाएगा डी थीटा डी टी, सॉरी। जब भी आप इंटीग्रेशन को चेंज कर रहे हो या तो ध्यान रखो लिमिट को हटा दो और लास्ट में वही वैल्यू पुटअप कर दो, जैसे इसमें इसका आंसर किस में आएगा, टी में आएगा, तो टी के स्थान पर या तो वही वैल्यू पुटअप कर दो जो आपने मानी है, तब तो लिमिट वही अप्लाई हो जाएगी, और अगर टी में सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो लिमिट भी चेंज कर लो, आपको वहाँ से सॉल्यूशन है, दोनों तरीके से कर सकते हो। यहाँ से पहले मतलब टी में आएगा, टी में इंटीग्रेशन करो, टी की जो भी वैल्यू आएगी लास्ट में इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आएगा टी में, तो टी की वैल्यू वापस ये पुटअप कर दो, और वहाँ से फिर लिमिट क्या लगेगी 0 to पाई, या फिर यहाँ से लिमिट चेंज कर लो, लिमिट क्या थी थीटा इक्वल 0,
और थीटा इक्वल 0 रखोगे, कोस 0 की वैल्यू 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, टी की वैल्यू क्या आएगी 2, लिख सकते हैं। थीटा इक्वल रखा आपने किसके इक्वल, फिर पाई, और कोस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, कोस पाई की वैल्यू -1, तो यहाँ से आएगा थीटा की वैल्यू आपने जैसे पाई रखी तो टी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल, ये वैल्यू आ जाएगी, आराम से हो जाएगा, यहाँ से रख सकते हैं वैल्यू। अब यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वैल्यू पुटअप करो इसमें, देन जो आपका इंटीग्रेशन था आई की वैल्यू, आई किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रेशन पहले वैल्यू थी a⁴/4 बार था, इंटीग्रेशन आएगा 0 to पाई आएगा, सॉरी लिमिट चेंज हो गई ना, 0 to 2, 1 + cos थीटा t⁴, ये लो टी रेखा माइनस साइन थीटा डी थीटा, इसके स्थान पर माइनस साइन को इधर लेके जाओगे तो -dt लिख दिया, बचा क्या cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, cos थीटा बचा t माइनस क्या आएगा 1 आएगा, t -1 ये वैल्यू है, इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो इजीली। हाँ अब तो आप जीनियस हो गए, a⁴/4 माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - t हो जाएगा, इंटीग्रेशन आएगा 0 to 2, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे t⁴ आएगी माइनस, क्योंकि पहले वो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 प्लस का हो जाएगा, t माइनस का हो जाएगा, माइनस आएगा t⁵ आएगा, और ये आ जाएगा dt। इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, वैल्यू क्या आएगी a⁴/4 आएगा, इंटीग्रेशन आएगा 0 to 2, t⁴ का इंटीग्रेशन करोगे तो t⁵/5, t⁵ का करोगे तो t⁵6/6, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 2, सोल्व कर लेना, t के स्थान पे वैल्यू पुटअप करो, सोल्व हो जाएगा, यहाँ से आएगा 2⁵/5, यहाँ से 2⁵6/6 आएगा, इसको सोल्व करना है, सॉल्यूशन आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी। हेलो आगे और देखते हैं। हाँ आज आप करेंगे 2 एक्सरसाइज कर देंगे, सोल्व तो करने हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। ऐसे भी देखते हैं जिसमें आपको लिमिट निकालनी हो, कार्डियोइड की इक्वेशन दे रखी है, आपने कर्व ट्रेसिंग में पढ़ा होगा, वहाँ पर कार्डियोइड, और नहीं पढ़ा तो कोई ना, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, कर्व ट्रेसिंग पढ़ा होगा। कार्डियोइड की इक्वेशन दे रखी है, और कार्डियोइड की इक्वेशन क्या दे रखी है, R इक्वल, इक्वेशन फिक्स होती है कार्डियोइड a × 1 + cos थीटा, ये भी, ये आपको कार्डियोइड की इक्वेशन दे रही है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना आपको, प्रारंभिक रेखा मतलब जो इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन उसको बोलते हैं जहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 हो, उसको इनिशियल लाइन बोला जाता है, प्रारंभिक रेखा। पर प्रारंभिक रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र पर इंटीग्रेशन करना है आपको, इंटीग्रेशन किसका निकालना है, r sin थीटा, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, पोलर कोऑर्डिनेट में निकालना है, और पोलर कोऑर्डिनेट में निकालोगे तो इंटीग्रेशन इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, मतलब इंटीग्रेशन आपको इसका निकालना है, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन निकालना किसके लिए है, इसके लिए आपको इंटीग्रेशन निकालना है जो आपको वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू। अब यहाँ से देखो ऐसे निकालोगे, पहले या तो अगर आपको कार्डियोइड नहीं बनाना था, या तो डायरेक्ट रट्टा मार लियो कि कार्डियोइड क्या बना है, कार्डियोइड बनता है हर्ट शेप होती है, हर्ट बनाएडो है ना, हाँ सब लागे रो અહીંયા और एक અહીંયા यो कार्डियोइड हो, हर्ट शेप, R इक्वल a × 1 + cos थीटा, इस प्रकार बनेगा, और अगर साइन आ जाता है नेगेटिव तो उल्टो बना दियो, इन चल जाओ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया, साइन चेंज करोगे 1 - cos थीटा तो इन आ जाओ, प्लस के स्थान पर हो -1 - cos थीटा तो इन आ जाओ, बाद में क्या करना था ना, इन चलना है, यहाँ से चलोगे यहाँ, और यहाँ से यहाँ, ये कार्डियोइड है अपन जैसी। या फिर मैं एक और तरीका बता देता हूँ कि यहाँ बनाना है, सबका यही है, फिर एक जर्नली बताऊँगा R इक्वल, क्योंकि आपको वैल्यू रखनी R और थीटा की वैल्यू आएंगी, इक्वेशन क्या दे रखी है, R इक्वल a × 1 + cos थीटा दे,
वैल्यू रखोगे किसकी, थीटा की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आती जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। थीटा की वैल्यू रखो, थीटा की वो वैल्यू रखनी है जहाँ से आपको थीटा के कुछ मान पता हो, जैसे थीटा इक्वल 0, थीटा इक्वल π/4, π/2, ऐसी वैल्यू रखनी है। कहीं ये मत रख लेना लाग जो थे थीटा इक्वल ऐ की वैल्यू रख दो थीटा इक्वल 75 डिग्री, उसको चेंज करो। अब उसको उसकी वैल्यू नहीं पता, आर की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, तो थीटा की वैल्यू रखनी है। थीटा की वैल्यू रखो 0। सिमेट्री की कंडीशन भी चेक होती है इसमें, और सिमेट्री कंडीशन कैसे चेक होगी अब आपको भी देखना है। थीटा इक्वल रखोगे माइनस थीटा, क्या रखना आपको, थीटा इक्वल माइनस थीटा। देखो अगर थीटा इक्वल माइनस थीटा रखोगे और इसके जो भी कर्व की जो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ कर्व, जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है इक्वेशन ऑफ कर्व, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हो, नो चेंज, नो चेंज, चेंज नहीं होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ कर्व इसमें नो चेंजमेंट, कोई भी चेंजमेंट, तो वो है इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन यानी प्रारंभिक रेखा, इनिशियल लाइन प्रारंभिक रेखा के इसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक। हाँ जैसे एक्स एक्सिस होती है ना, वैसे इसमें थीटा इक्वल माइनस थीटा रखोगे और यहाँ से वैल्यू आती है, अगर इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है तो वो प्रारंभिक रेखा इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदे बहुत हैं। अब थेओडोसिस सिमेट्रिक कंडीशन क्या निकालनी है, इसका फ़ायदा ये है, आप थीटा इक्वल 0 से इनिशियल लाइन ये होती है जहाँ पर थीटा की वैल्यू 0, ऊपर निकालोगे थीटा की वैल्यू 0 से पाई, नीचे भी निकालोगे थीटा की वैल्यू 0 से माइनस पाई। सिमेट्रिक है इसके रेस्पेक्ट, मतलब जैसा कर्व ऊपर की तरफ बनेगा इनिशियल लाइन के ऊपर, वैसे कर्व इनिशियल लाइन के नीचे की तरफ बनेगा, अबाउट बिलो, सेम का सेम बनेगा। आपको सिर्फ यहाँ तक की वैल्यू रखनी है, थीटा की वैल्यू 0 से पाई तक। मेन वन वैल्यू रख लो, बाद में थाने थीटा की वैल्यू रखोगे 0 से स्टार्ट करें। आर की वैल्यू कोस थीटा की, आर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 2a आ जाएगी। थीटा इक्वल 0, कोस 0 की वैल्यू 1, थीटा इक्वल रखोगे, फिर π/2 रख देते हैं एक बार, बाद में देखेंगे आएगा। π/2 कोस थीटा की वैल्यू, यहाँ से आर किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल, फिर रखोगे पाई, 1 किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल, यही है π/2। या और रख लो π/4 रख लिया, रख के π/4 रखो, π/4 कोस π/4 की वैल्यू 1/√2 और 1/√2 निकालोगे तो यहाँ से वैल्यू, दोनों की वैल्यू से, तो ये क्या आएगा a अपॉन यहाँ से a इंटू 1 + 1/√2, ये वैल्यू है। वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू फिर रखी π/2, इसकी वैल्यू a, फिर कौन सी रखोगे, एक और रख सकते हैं 3π/2 रखो, 3π/2 मतलब कितना होगा 2π - π/2, 2π - π/2, कोस नेगेटिव हो जाएगा, कोस π/2 की वैल्यू 0, नेगेटिव आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वापस वैल्यू किसके इक्वल आएगी, क्योंकि कोस π/2 या सॉरी साइन π/2 आ जाएगा, नहीं एक मिनट, कोस ये आएगा 2π, सही है, माइनस आएगा π/2, कोस नेगेटिव होगा माइनस कोस π/2, और कोस π/2 की वैल्यू 0, तो वापस वैल्यू आएगी 1 इक्वल, लास्ट में रखोगे 2π, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 की। बहुत है इतनी वैल्यू। आप यहाँ से रखो, ये लो, जानते हो ये मान ली इनिशियल लाइन लाग लो, ठीक है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप सभी जानते हो, थीटा इक्वल 0, यहाँ पर थीटा इक्वल π/2, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई यही आती है, यही आएगी, और यहाँ पर वैल्यू इन दोनों के बीच में अगर वैल्यू रखोगे यहाँ से, थीटा किसके इक्वल हो जाएगा π/4, इनके बीच में मिड में ये आ गया थीटा इक्वल π/4, 3π/2, ये कितना हो गया 2π माइनस, ज़्यादा लिख दिया सॉरी, उल्टा आ गया आपने, तो पाई तक ही पूछना है, ज़्यादा होगा, इसमें प्लस π/4 ऐड करोगे, ये हो जाएगा π - π/4 रखो यहाँ, π - π/4 मतलब ये वाली लाइन उल्टी रख दी, π - π/4 रखोगे, वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आ जाएगा माइनस आएगा, और वैल्यू क्या आएगी a × 1 - 1/√2 आएगी,
ये वैल्यू है, माइनस में आ जाएगा। फिर रखोगे पाई और कोस पाई की वैल्यू -1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ये वैल्यू आई। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया था। अब यहाँ से जो पॉइंट आ रहे हैं, ये मान लो ये कितना है 2, ए को छोड़ो एक बार 2, यहाँ से इसको ए को कैंसिल करो यहाँ से, आपको तो ये देखना है डिस्टेंस कितनी, ए 2 आ गया, 1 + 1/√2, मतलब ये यहाँ पर मैंने 2 ले लिया। थीटा की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू किसके इक्वल, 2 के इक्वल, 2 ए से बाद में मल्टीप्लाई कर दो से आ गया थीटा इक्वल 0। थीटा इक्वल π/4 पर 1 प्लस, मतलब इसकी हाफ हो गई, 2 की हाफ 1, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, कहीं पर भी ले लो एक बार समझने के लिए, आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसका हाफ लोगे उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ये पॉइंट आ गया। इसके बाद कौन सा आएगा, ए आएगा, मतलब इसका जस्ट हाफ इतनी यहाँ पर लेनी है, ये यहाँ पर आ गए पॉइंट। इसके बाद इससे और कम, मतलब ए आ रहा 1 से भी कम, और 1 से कम आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट आएगा, और लास्ट में किस पर आ गया 0 पर, मतलब पाई आएगा, यहाँ से घूमते घूमते इस पर वापस 0 आ गया। अब मिलाओ इनको, मिलाना कैसे है ये ध्यान रखना, लाइन मत देना, स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं बनाए, कर्व अपने आप बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन तो बनानी नहीं, घुमाते जाओ इसको, जैसे घूम रहा है वैसे। हेलो, लास्ट में कहाँ पर आ गया, वापस 0 पर घुमा दिया, सिमेट्रिक था यही बनेगा, और सिमेट्रिक था किसके रेस्पेक्ट में, इनिशियल लाइन के, तो वापस एल, ये इसका ग्राफ बनेगा। ग्राफ बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको समझा दिया कैसे आपको बनाना है। सिमेट्री की कंडीशन निकाल लेना, एक और रखना, आर इक्वल, दोनों वैल्यू रखोगे, आर इक्वल -r, थीटा इक्वल -θ। अगर कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है तो थीटा इक्वल π/2 जो लाइन है उसके रेस्पेक्ट में भी क्या होगा, सिमेट्रिक होता है ये, और ओनली थीटा इक्वल -θ रखोगे तो किसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा, इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये वैल्यू है। अब चलते हैं, अब आपको जो इंटीग्रेशन करना था ये तो मैंने आपको बता दिया। इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन करना है r sin θ का, इंटीग्रेशन होगा r और थीटा के रेस्पेक्ट में, मतलब एरिया लेंगे, एरिया आपको मैंने बताया था r क्या आएगा, dθ dr आएगा, यही आता है, साथ में मल्टीप्लाई होगा किससे, r dθ आ जाएगा, dr आएगा, इससे हम आपको मल्टीप्लाई करना है। अब इसकी आपको लिमिट भी तो निकालनी है, और लिमिट दे रखी है, इंटीग्रेशन का जो रीजन दे रखा है इसने क्वेश्चन में दे रखा है, इनिशियल लाइन के ऊपर वाला भाग, इनिशियल जो लाइन दे रखी है उसके ऊपर वाला भाग आपको चेक करना है। इनिशियल लाइन जो भी दे रखी है, ये प्रारंभिक रेखा है, इसके ऊपर वाला भाग, और ऊपर वाला भाग आपको थीटा की आपने वैल्यू निकाली, दोनों कंडीशन काम में आएंगी, थीटा की वैल्यू, यहाँ से थीटा की लिमिट भी निकलेगी, थीटा की वैल्यू आपने कहाँ से कहाँ तक रखी, 0 से लेकर पाई तक। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर आपने कोई भी एक स्ट्रिप ली, स्ट्रिप इसमें इसी प्रकार की आएगी जैसे चलता है एंगल की फॉर्म में, इस प्रकार एक स्ट्रिप ले ली, पहले ये स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से घूमते 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 यहाँ पर आ जाएगी, मतलब पूरा एरिया कवर कर लेगी लास्ट में, जैसे यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, और एंगल कहाँ तक घूमेगा, थीटा इक्वल 0 से स्टार्ट हुआ, पहले यहाँ पर क्या आएगा 90 बन गया, फिर यहाँ से घूमेगा, फिर यहाँ से लास्ट में कितना हो जाएगा पाई, थीटा की लिमिट तो आ गई 0 से पाई। आर की लिमिट, इसकी इक्वेशन दे रखी थी आर इक्वल, ये कर्व की इक्वेशन है, ये क्या दे रखा था, आर इक्वल a × 1 + cos θ, यहाँ पर आर की वैल्यू 0, जहाँ से स्ट्रिप स्टार्ट होगी, क्योंकि वही है पोल से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आर की वैल्यू, ये ध्यान रखना, आर की फर्स्ट वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, चाहे कोई भी कर्व, आर तो 0 से स्टार्ट होगा। आर की वैल्यू फिर क्या आएगी, आर इक्वल a × 1 + cos θ। थीटा की लिमिट आ गई, थीटा इक्वल 0 टू थीटा इक्वल पाई आ गया, हेलो, ये वैल्यू पुटअप करनी है और इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। इसमें रखो वैल्यू, इस इंटीग्रेशन में वैल्यू रखोगे तो यहाँ से क्या आएगा, डबल इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा आर, यहाँ से आएगा r sin θ आएगा, r dθ dr है, इसमें वैल्यू रखें, r की वैल्यू तो आगे 0 टू a × 1 + cos θ आएगा, थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा इक्वल 0 टू थीटा इक्वल पाई आ गया, लिमिट रख दी, r sin θ है, r को r से मल्टीप्लाई करोगे तो r² sin θ आएगा, dθ आ गया, dr। पहले इंटीग्रेशन करो r के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन आ गया 0 टू पाई आ गया,
0 to पाई। आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा कांस्टेंट आर का होगा आर क्यूब अपॉन 3, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ये वैल्यू है। अब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? अब इंटीग्रेशन आपको करना है, पहले आर के रेस्पेक्ट में कर दिया, अब कौन सा बच गया? थीटा बच गया। क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से वैल्यू पुटअप करो, ए क्यूब आएगा अपॉन 3, कांस्टेंट को बाहर निकालो, ए क्यूब अपॉन 3, लिमिट पुटअप करोगे, इंटीग्रेशन आ गया 0 to पाई आ गया, साइन थीटा आ गया, यहाँ से आएगा 1 प्लस कोस थीटा, इसकी होल क्यूब डी थीटा आएगा। वही मैंने बताया था, या तो 1 प्लस कोस थीटा को मान लो किसके इक्वल? टी के इक्वल, इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा सोल्व करना है, या फिर 1 प्लस कोस थीटा की होल क्यूब खोल दो, वहाँ से फिर इंटीग्रेशन कर लेना, जैसे आपको ठीक लगे वहाँ से। फिर आपको क्या करना होगा? इसमें लिमिट अप्लाई करनी होगी। प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी 0 to a, बताई थी 0 to कौन सी? 2a fx dx, इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन 0 to a fx आएगा dx आएगा, ये वैल्यू तो आती, या फिर इसकी वैल्यू आएगी 0, दोनों वैल्यू होती है। ये वैल्यू तो कब होती है? जब अपर लिमिट, जो अपर लिमिट से कोई भी हो, यहाँ पर पाई है तो पाई आ जाएगा, 2a के स्थान पर क्या आ जाएगा? फिर पाई, और पाई का हाफ क्या हो जाएगा? पाई बाई 2, मतलब f 2a माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आए? fx के इक्वल, या और ये वैल्यू आती है f 2a माइनस एक्स की वैल्यू आए माइनस fx के इक्वल। दोनों में से अगर माइनस में आ रहा है वापस, तब तो 0, और माइनस में तो यहाँ पर भी रख के देख लेना, थीटा के स्थान पर रखोगे पाई माइनस थीटा, क्या आएगी वैल्यू? ये तो कैसे एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से इसको पहले होल क्यूब करनी पड़ेगी, उसके बाद जो वैल्यू माइनस में आ रही है उसको 0 कर दो, और जो वैल्यू प्लस में आ रही है, क्योंकि अलग अलग करनी पड़ेंगी इंटीग्रेशन, यहाँ से 1 करोगे, होल क्यूब खोलोगे तो कोस क्यूब थीटा आएगा, प्लस आएगा, या फिर जो मैंने आपको बताया उससे कर लो। एक तो तरीका ये है, कौन सा? 1 प्लस कोस थीटा को किस क्या मानोगे? टी, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? डी टी के इक्वल है। या फिर मैं एक और बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा समझा देता हूँ, ए क्यूब अपॉन 3 आएगा, इंटीग्रेशन आएगा 0 to पाई, यहाँ से साइन थीटा आएगा, होल क्यूब खोलोगे तो यहाँ से आएगा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा आएगा, प्लस कोस क्यूब थीटा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कोस क्यूब थीटा आएगा, ये वैल्यू, प्लस आएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 साइन थीटा आएगा, और इस साथ में आएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस 3 कोस थीटा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 साइन थीटा आएगा और कोस थीटा आ जाएगा, ये वैल्यू है, और साथ में क्या आ जाएगा? डी थीटा। दोनों तरीके से कर सकते हो, वहाँ से इजी होगा, यहाँ से भी बता देता हूँ। हाँ, कहेगा बड़े रहने मुझे यहाँ हुआ है। अब यहाँ से देखो, मतलब सभी को प्लस में करोगे तो टोटल कितने इंटीग्रेशन? 1 2 3 4 बनेगा। इसमें वैल्यू रखो साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल आएगा? वापस साइन थीटा के इक्वल आएगा। तो इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी? 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब पहला इंटीग्रेशन बनेगा जो ए क्यूब तो सब में है बाई 3, ये तो सब में मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन आएगा 0 to पाई बाई 2 मल्टीप्लाई किससे? 2 से, और ये आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा। फर्स्ट वाले के लिए कर रहा हूँ। इसमें रखो साइन पाई माइनस थीटा, सबको पता है साइन थीटा। इसमें रखो कोस पाई माइनस थीटा, माइनस आएगा कोस माइनस, ये किसके इक्वल है? माइनस कोस थीटा। ऊपर पावर 3 है तो फिर से अगर पावर 3 करोगे माइनस साइन रहेगा, मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। करो तो कर लियो इंटीग्रेशन लिमिट। फाइनाइट डेफिनेट इंटीग्रेशन के यही फायदे होते हैं, निश्चित समाकलन के। आपको सोल्व ही नहीं करना, चेक करके देख लियो वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, आपकी जो मर्जी। यहाँ से इसमें करोगे साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, माइनस कोस थीटा आएगा, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा? प्लस स्क्वायर करते ही तो वैल्यू आएगी। सेकेंड इंटीग्रेशन आएगा 2 इंटू ये वाला, क्या आएगी वैल्यू? कर दो 0 to पाई बाई 2। यहाँ से क्या आएगा? साइन थीटा आएगा, इंटू आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा आएगा, डी थीटा आएगा।
इसमें आ जाओ, ये वैल्यू फिर से वैल्यू ये किसके इक्वल हो जाएगी 0, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा आएगा, वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। हेलो एक को भी होगा, मतलब ये टोटल इंटीग्रेशन सिर्फ इतना ही होगा। हेलो होगा, ये वैल्यू आई। अब इसमें आपको फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा, गामा की पावर m बताया था 0 to π/2 साइन की पावर m थीटा cos की पावर n थीटा, इसकी वैल्यू होती है गामा m + 1/2 गामा n + 1/2, दोनों को ऐड करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, m + n + 2/2। फॉर्मूले याद करा करो, नहीं याद करा करो, m प्लस इसमें 1 जोड़ो 2 से डिवाइड, इसमें भी 1 जोड़ो 2 से, चाहे कोई वैल्यू हो, जो भी वैल्यू भी 1 जोड़ो 2 से भाग दो, 1 ऐड किया 2 से डिवाइड किया, फिर दोनों को ऐड किया 1 प्लस पहले किससे फिर से किससे डिवाइड होगा 2 से, और 2 चूँकि दोनों को डिवाइड किया मल्टीप्लाई भी किस कर दिया 2 से, 2 है। अच्छा इसको काम इसमें वैल्यू रखोगे। अब थे सोचोगे सर इम फॉर्मूलों का यहाँ लगा है, इम तो कोस आ रही को नहीं आ रही है, कटे आ रही है, ये रही साइन थीटा था, साथ में क्या लिख सकते हैं कोस थीटा की पावर 0 लिख सकते हैं ना, कोस थीटा की पावर कितनी हो जाएगी 0 आ रही है, आगो ना कोस थीटा, किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, कोस थीटा की पावर 0 होगा। अब दोनों आ गई, तो यहाँ से 2 तो बाहर आ जाएगा, 2a³ / 3 आ गया। इसको सोल्व करोगे तो m के स्थान 1 है, यहाँ पर 0 है, 1 + 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा /2 आएगा, 1 है यहाँ पर 1 ही तो 1 + 1 2/2, 0 + 1/2 1/2, दोनों को ऐड करो 1, यही आओगी, दोनों ऐड कर ली उसे कहीं लागे 1 बचेगा, यहाँ से क्या आएगा, या फिर वैसे ऐड कर लो 3/2, दोनों को ऐड करोगे तो 3, मल्टीप्लाई भी किससे होगा 2 से, आज सोल्व होगा। सेकेंड को सोल्व करोगे 1 और 2 है तो 1/1 + 1 2/2, फिर 2 है तो 3/2, पहले आ जाओ, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 2 + 3 5.5, हाँ 5/2 इंटू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको सोल्व करना है, गामा को सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था। इसकी वैल्यू तो 1, गामा 1/2 की वैल्यू √5, गामा 1 फैक्टोरियल 0 हो गया, वैल्यू 1 होती है, गामा 1 और गामा 2 दोनों की वैल्यू ध्यान रखना हमेशा किसके इक्वल आती 1 के इक्वल, दोनों सेम होते हैं, ये आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से √π आएगा। इसको सोल्व करोगे इसको हम लिख सकते हैं क्या आएगा 3/2 इंटू गामा 1/2 + 1 लिख सकते हैं, तो 1/2 आएगा इंटू गामा 1/2। पहले इसको सोल्व करना है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आई 1/2 कैंसिल हो गया, यहाँ से इसको भी सोल्व करोगे तो 3/2 आएगा इंटू गामा 3/2, वो भी कैंसिल हो जाएगा, फिर सोल्व कर लियो आंसर आ जाएगा। ये था पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे सोल्व करते हैं, वो हमारे पास आ गया। इसके इंटीग्रेशन आप इजीली सोल्व कर सकते हो जैसे आपको करना, ओके जैसा आदि होगा हो गया। अब एक और तरीका बचेगा इसमें, फिर इसके बाद ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा, और एक और तरीका कौन सा आएगा इसमें, एक और जो तरीका है कि जो भी आपको इंटीग्रेशन दे रखे हैं उनके ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं, सेम वही तरीका है। आपको एक क्वेश्चन उसका और देखते हैं, फिर हम ट्रिपल इंटीग्रेशन स्टार्ट करें। इसके क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तभी पता चलेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है, वो कैसे चेंज करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट में तो आपको सिर्फ इतना ही करना, x इक्वल रख दियो r cos थीटा, y इक्वल क्या रखोगे r sin थीटा, करोगे इक्वेशन भी आ जाएगी वहाँ से। जैसे एक दे रखा है, इंटीग्रेशन की लिमिट भी फिर आपको उसकी उसी फॉर्म में निकालनी है, r और थीटा की फॉर्म में, वो भी देखेंगे एक, वो और देख लेते हैं। चलो मैं एक करवा ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, वो भी देखते हैं कहाँ से कौन सा करें, कोई भी एक कर लेते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये दे रखा इंटीग्रेशन दे रखा है 0 to 1, और सेकेंड इंटीग्रेशन दे रखा है x √2x - x², ये दे रखा इंटू √x² + y² दे रखा है, dx dy दे रखा, ये वैल्यू दे रखी है।
इसको आपको क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करके इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना। ध्यान रखना कहीं आप इंटीग्रेशन को अगर जब पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहे हो तो यहाँ पर x इक्वल आर कोस थीटा लिख दिया, यहाँ पर x इक्वल आर कोस थीटा, लिमिट वही रख दी। लिमिट चेंज होती हैं, ये नहीं रहेंगी, लिमिट अलग आएंगे, सिर्फ इंटीग्रेशन चेंज होगा। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या रखेंगे, x इक्वल आपको पता है आर कोस थीटा, y इक्वल रखेंगे आर साइन थीटा, ये वैल्यू x इक्वल आर कोस थीटा, y इक्वल आर साइन थीटा। यहाँ से dx dy किसके इक्वल रखते हैं, r d थीटा dr के इक्वल रखते हैं। यहाँ से सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आती है आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। लिमिट देखो, लिमिट क्या है, ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, y के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट भी किसकी है, y की। लिमिट दे रखी है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या दे रखी है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। पहले इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में, तो y की लिमिट है y इक्वल x। फिर क्या आएगी, सेकेंड लिमिट y इक्वल, यहाँ से आएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा रूट ऑफ, रूट में दे रखे। सेकेंड लिमिट x की लिमिट है और x की लिमिट 0 और x की लिमिट कितने दे रखी है 1। फर्स्ट लिमिट y की लिमिट x, लोअर लिमिट y की अपर लिमिट रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड लिमिट x की लिमिट 0 और x की लिमिट 1 दे रखी दे रखी। अब आपको पहले बाउंडेड रीजन निकालना है, इससे कौन सा रीजन बनेगा। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, सोल्व करोगे तो स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस आएगा 2x इक्वल 0। किसकी इक्वेशन है, सर्किल की इक्वेशन है, जिसका सेंटर x के साथ में जो भी मल्टीप्लाई है उसका हाफ करो। इसका सेंटर क्या आएगा, सेंटर आएगा हाफ करोगे तो 1, साइन भी चेंज हो जाएगा और y की वैल्यू 0, तो इसका सेंटर होगा 1 0। अगर ओनली x वैल्यू दे रखी है, ओनली y, तो वही उसकी रेडियस होती है। निकाल लेना रेडियस। वैसे सर्किल की इक्वेशन जनरल फॉर्म पता है ना, इसको तो मैं एक बार हटा दूंगा, ऊपर लिख देता हूँ, कोई बात। जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल 0, ये इक्वेशन होती है। तो यहाँ से जो इसका सेंटर होता है, सेंटर तो होता है माइनस सी माइनस एफ और रेडियस होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये वैल्यू, ये इसकी रेडियस का फॉर्मूला, आर की वैल्यू रखोगे। क्योंकि एक्स यही आ रहा है तो माइनस इससे डिवाइड करोगे, हाफ ही हो गया, 2g था उसका हाफ, तो 1 0 आएगा। y की वैल्यू है नहीं, इसमें वैल्यू रखो जी स्क्वायर 1, y की f की वैल्यू 0, c की वैल्यू कांस्टेंट भी नहीं है तो 0, वापस वैल्यू किसके इक्वल आएगी, मतलब इसकी रेडियस भी किसके इक्वल होगी, 1 की। आपको ऐसा सर्किल बनाना है जिसका सेंटर 1, आप लो मैं बना दूँ, बढ़ाऊँ दे रहे हैं, ये बना दिया। अभी देखो इसको कर देते हैं, इसका सेंटर कौन सा होगा, ये सेंटर हो गया 1 0 हो गया, एक्स एक्सिस पर आएगा सेंटर 1 0, रेडियस भी कितनी आएगी 1, तो 1 ही हो गई। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी 1 आ गया। ये पॉइंट कितना आएगा, ये 1 है तो ये भी पॉइंट मतलब 2 0 आएगा, ये पॉइंट कितना आ गया 2 0। पहले सर्किल बना, x इक्वल वाई या y इक्वल एक्स, y इक्वल एक्स लाइन होती कौन सी, इसके मिड में से जाती है लाइन की इक्वेशन। x की वैल्यू रख के देख लो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू, मतलब मिड में से जाएगा 1 1 1 1 2 2 3 3, तो ये आती है लाइन कौन सी, ये लाइन हो गई x इक्वल y या y इक्वल x, दोनों एक। ये किसकी इक्वेशन है, सर्किल की इक्वेशन है। चेंज करेंगे इसको भी पोलर कोऑर्डिनेट, क्योंकि आपको तो r और थीटा की वैल्यू निकालें, पहले बाउंडेड एरिया निकालते। x की वैल्यू 0 और y x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 कौन सी एक्सिस, y एक्सिस, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 कहाँ पर आएगी, ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर चेक करो x किसके इक्वल है, यहाँ पर y के इक्वल, x की वैल्यू निकालनी है तो y के स्थान पर x रख सकते हैं। यहाँ से इसमें जैसे ही y इक्वल x रखोगे, क्योंकि दो कर्व
इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट पॉइंट y इक्वल आपने x रखा, y इक्वल x रखोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 0। यहाँ से वैल्यू आएगी किसके इक्वल आएगी, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, मतलब कॉमन आएगा 2x और इनटू आएगा x माइनस किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल वैल्यू। x की वैल्यू आएगी एक तो 0, एक वैल्यू आएगी 1, मतलब 2 पॉइंट हो गए, x इक्वल 0 हो गए यहाँ पर, x यही आएगा x इक्वल 0 इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना यहाँ पर, कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा y एक्सिस, x इक्वल 0। एक और पॉइंट आएगा x इक्वल 1, यहाँ पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी 1, दोनों की वैल्यू सेम है तो पॉइंट आ गया 1 1। पहले आपको पॉइंट नहीं, x इक्वल 0 ये हो गई लाइन और x इक्वल 1 ये लाइन है, ये कौन सी लाइन आ गई, x इक्वल 1 आ गई। अब बाउंडेड रीजन तो बहुत सारे आ गए, ये भी है, ये भी है। अब आपको ये भी तो चेक करना है कौन सा होगा बाउंडेड इंटीग्रेशन, मतलब बाउंडेड रीजन, ये वाला है, ये वाला है, ये भी चेक करना है। और वो कहाँ से चेक करें, पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में था, y के रेस्पेक्ट में, और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था तो इंटीग्रेशन की पट्टी भी किसके समांतर बनेगी, जैसे यहाँ पर y एक्सिस के समांतर, यहाँ पर भी y एक्सिस के समांतर। ये ले आपको चेक करना है इंटीग्रेशन की पट्टी y की वैल्यू नीचे किसको टच करनी थी, x को, मतलब y इक्वल x को कौन सी टच कर रही है, ये y इक्वल x को थोड़ी टच कर रही है, ये तो किसको टच कर रही है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 0, तो ये तो हो नहीं सकता, कैंसिल बना दियो। ऊपर किसको टच करनी चाहिए, सर्किल को, यहाँ पर यही आ रही है, नीचे किसको टच कर रही है, y इक्वल x को, ऊपर सर्किल को टच कर रही है, मतलब कॉमन रीजन आपका ये आएगा। सेकेंड और चेक कर लो, x की वैल्यू 0, यहाँ पर 0 है, x की वैल्यू यहाँ पर 1, ये आपका कॉमन रीजन आएगा। अब इसमें आपको इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है, इसको मैं बिठा देता हूँ। जब भी आप वहाँ पर बनाओगे तो या तो दोनों अलग अलग बना लेना 2 डायग्राम, या फिर एक में चेंज कर देना। अब हम पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे तो हमारे पास ये पट्टी बनेगी, कौन सी पट्टी आएगी, ये वाली पट्टी आएगी पोलर को। r की लिमिट यहाँ से स्टार्ट होगी तो r की वैल्यू, क्योंकि अब इनको सर्किल को भी आपको किस में चेंज करना है, r की फॉर्म में, सर्किल को r की फॉर्म में चेंज करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर, x की वैल्यू होती है r cos थीटा, तो 2r cos थीटा ये आएगा इक्वल 0, r कॉमन आ गया तो यहाँ से वैल्यू आएगी r इक्वल, उधर लेके जाओगे तो किसके इक्वल होगा, 2 cos थीटा के इक्वल आएगा, मतलब सर्किल की इक्वेशन इसमें चेंज होगी। r की वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल है, यहाँ पर r की वैल्यू हो गई 2 cos थीटा, सर्किल की इक्वेशन। एक और लाइन कौन सी थी, ये थी, यहाँ से भी तो स्टार्ट करोगे r की, यहाँ पर क्या था, r की वैल्यू किसके इक्वल है, सॉरी x किसके इक्वल है, y के इक्वल। जब x की वैल्यू रखोगे y के इक्वल, y r साइन थीटा होता है, x की वैल्यू r cos थीटा, फिर डायरेक्ट याद रख लेना, आराम से समझ में। r से r कैंसिल हो गया, मतलब टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल, तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल आएगा, π/4। वैसे भी आपको पता है मिड में से जा रही है लाइन, तो थीटा की वैल्यू इस पर कितनी होती है, थीटा की वैल्यू π/4, और यहाँ पर वापस घूम के पट्टी आएगी, यहाँ पर हो जाएगी पैरेलल, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू यहाँ से चली घूमती घूमती 8 आ गई, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया, मतलब थीटा की वैल्यू π/2। तो जो लिमिट आएगी, नई लिमिट लिख रहा हूँ, r की वैल्यू तो कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, ऊपर किसको टच कर रही है, सर्किल को, तो r इक्वल 2 cos थीटा। सेकेंड थीटा की लिमिट आएगी, थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 π/4 से, क्योंकि इससे रीजन में निकालनी है आपको ये रीजन, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कहाँ से है, π/4। टोटल कितनी आएगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू आएगी π/2, ये वैल्यू आएगी। हेलो, आ गई वैल्यू। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दो, देन जो इंटीग्रेशन होगा, पहले इसको अगर i मान रहे तो सेम आएगी दोनों की वैल्यू, i की वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करके वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल आएगी, i की वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन, ये तो आ जाएगा r के इक्वल, dx dy की वैल्यू r d थीटा dr, i की लिमिट 0 to कहाँ से कहाँ तक आ गई, 2 cos थीटा आई ना, थीटा की लिमिट π/4 से π/2 ये आई।
अब इसको सोल्व करना है, पहले आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो आर क्यूब बाई 3 हो जाएगा, वैल्यू पुटअप कर देना। फिर यहाँ से क्या आएगा, कोस क्यूब थीटा आएगा। तो यहाँ से आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, कोस क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन कर सकते हो। अरे कोस क्यूब थीटा का फॉर्मूला, साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, उससे वैल्यू निकाल लेना, यही आएगी। कोस 3 थीटा इसकी वैल्यू होती है किसके इक्वल, ये उल्टा जाएगा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस आता है 3 कोस थीटा, ये वैल्यू, दोनों की वैल्यू माइनस का फर्क आता है यहाँ से, इसमें कोस में आ जाएगा ये। तो यहाँ से अगर आपकी कोस में वैल्यू है कोस क्यूब थीटा, तो कोस क्यूब थीटा की यहाँ से वैल्यू निकाल लेना, इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। ये आपका इंटीग्रेशन का ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं, और ऑर्डर चेंज करने के बाद, सॉरी इंटीग्रेशन ऑर्डर भी वैसे चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज करने के लिए भी आगे ये कंडीशन आएगी, इजी है। पहले पोलर कोऑर्डिनेट में इंटीग्रेशन हमने जो लिमिट दे रखी थी उससे सोल्व किया, इसके बाद वो इंटीग्रेशन सोल्व किया जिसमें आपको लिमिट फाइंड आउट करनी थी, इसके बाद हमने वो इंटीग्रेशन सोल्व किया जिसमें आपको पोलर कोऑर्डिनेट में दे रखा था, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दे रखा था और आपको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना था, और वहाँ से हमने लिमिट भी फाइंड आउट की, ये हमारे पास आ गया, इजीली है। पहले लिमिट ऐसे थी y के रेस्पेक्ट में, फिर लिमिट पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करोगे तो ये आ जाएगी। ये आपके क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब आपकी 2 एक्सरसाइज और बची हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ट्रिपल इंटीग्रेशन तो इजी है, आपको आराम से सोल्व हो जाएगा। इसके बाद आगे ऑर्डर चेंज करना, इंटीग्रेशन वही आएंगे, ऑर्डर चेंज करना मतलब पहले जैसे x के रेस्पेक्ट में तो पहले आपको y के रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में तो पहले x के, सेम वही है। ओके, थैंक्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हुआ हो, एक बार नहीं 2-3 बार देखना, समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या और आगे से चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना चैनल को आपको शेयर करना है। ओके, थैंक्स।